नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बजट के बाद टैक्स में कितना मिला आपको फायदा, क्या कोई कंफ्यूजन है? तो चिंता मत कीजिए, हमारे पास है सोल्यूशन। हमारे आज के एक्सपर्ट्स आपके तमाम उलझनों को सुलझाएंगे, आपको बताएंगे आपके लिए टैक्स में बदलाव के क्या है मायने, न्यू टैक्स रजीम में कहां पर कितना टैक्स घटा, कितना टैक्स बढ़ा या कितना टैक्स लगा, ओल्ड टैक्स रजीम में बने रहना बेहतर है या फिर न्यू टैक्स रजीम में शिफ्ट करें। तमाम बारीकियां, आपके सवालों के जवाब आज रहेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के सामने। आज है आपके लिए टैक्स हेल्पलाइन। हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं टैक्स से जुड़े हुए, सोशल मीडिया के सवाल और तमाम जो व्यूअर्स के सवाल हमारे पास ईमेल पर आए हैं, वो तमाम सवाल आज हम लेने वाले हैं। हम अपने दोनों एक्सपर्ट्स का परिचय करा देते हैं। नांगी एंडरसन एलएलपी के पार्टनर संदीप झुंझुनवाला हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट भंवर बुराना हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और आपके इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे सवालों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि सवाल ढेरों आए हैं और हम कोशिश करेंगे सभी सवालों के जवाब यहाँ पर देने की। सबसे पहले जम्मू से अशोक अशोक मंगोत्रा जी ने हमें सवाल भेजा आईटीआर फाइलिंग से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि पेंशन से उनकी इनकम आती है तो उसके लिए उनको कौन सा आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर से जुड़ा हुआ सवाल है एक्चुअली इनका। इंटरेस्ट इनकम भी है, मतलब ब्याज से आय भी है, कैपिटल गेन भी होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आईटीआर कौन सा भरना सही है? भंवर, मैं अगर आपसे समझूं तो जिसकी इंटरेस्ट से इनकम है, पेंशन से भी आय बनती है, कैपिटल गेन भी हो रहा है, उनके लिए कौन सा आईटीआर फाइल करना सही? यहाँ पे जैसा कि आईटीआर अगर पेंशन और इंटरेस्ट दो ही होते तो आईटीआर 1 फाइल करते, लेकिन उनका कैपिटल गेन भी है, तो कैपिटल गेन के केस में उनको आईटीआर 2 है वो फाइल करना रहेगा। स्वाति। ओके, आईटीआर 2 में मुझे थोड़ा सा और डिटेल्स बताएंगे, कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं आईटीआर 2 फाइल करने के लिए, भंवर? तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है और जिनकी इनकम में कैपिटल गेन भी साथ में आ जाता है, और कैपिटल गेन भी साथ में होता है लेकिन बिजनेस की इनकम नहीं है, तो उनको आईटीआर 2 है वो फाइल करना रहता है। ओके, तो अशोक जी, आपके लिए आईटीआर 2 फॉर्म सही है, ये फॉर्म आप जरूर भरेंगे। सवाल हमारे पास आईटीआर से जुड़ा हुआ एक और है और मैं हमारे जो अगले गेस्ट हैं उनसे जरा समझना चाहूंगी कि आखिरकार संदीप, इनके लिए क्या जवाब होगा। 12 लाख तक, क्योंकि 12 लाख तक की आय जो है वो टैक्स फ्री कर दी गई न्यू टैक्स रजीम में इस बजट के ऐलान के बाद। तो क्या 12 लाख तक जिनकी आय बन रही है और जो न्यू टैक्स रजीम में है, क्या उनको आईटीआर भरना है? या बिल्कुल। अगर हम नए टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं तो जो नए टैक्स स्लैब्स हैं उसमें 4 लाख तक की ही इनकम को टैक्सेबल नहीं माना गया है। तो अगर कोई भी करदाता है जिनकी इनकम 12 लाख रुपए है, उनको ये सिर्फ एक रिबेट के तौर पर बेनिफिट मिला है और उनको ये रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ इनकम अगर सिर्फ इनकम 4 लाख से कम है, उन लोगों को फाइल नहीं करना है। अगर 4 लाख से ज़्यादा है, उन सभी टैक्स पेयर्स को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। ओके, तो मतलब 12 लाख तक आपकी जो आय है वो टैक्स फ्री जरूर है, बट दैट डजंट मीन कि आपको आईटीआर फाइलिंग नहीं करनी है। और इसी 12 लाख में संदीप अगर कैपिटल गेन जुड़ जाता है तो कौन सा आईटीआर फॉर्म बन जाएगा उसमें? तो उसमें आईटीआर 2 ही फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर 1 जो है, जिसको हम सहज फॉर्म भी कहते हैं, वो सिर्फ बहुत कम स्ट्रीम्स ऑफ इनकम के लिए एप्लीकेबल होता है। पर अगर हमारे पास कैपिटल गेन्स इनकम है तो उस केस में लार्जली आईटीआर 2 ही फाइल होगा, अगर ये इंडिविजुअल का केस है तो। कंफ्यूजन हुआ क्लियर? 12 लाख तक भी अगर आपकी आय बनती है, मतलब अगर आप रिबेट का फायदा लेकर अगर आप का टैक्स जीरो बन रहा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना बेहद जरूरी है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। प्रदीप सेन जी सवाल हमें पूछ रहे हैं, भंवर आपसे हम जानेंगे, कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर किसी को उनकी इनकम पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आय हो रही है, ऐसे केस में क्या छूट मिल रही है? क्योंकि कुछ प्रावधान न्यू टैक्स रिजीम में प्रस्तावित जो प्रपोज्ड है वो भी किए गए थे, लोगों में कंफ्यूजन है। तो अभी एग्जिस्टिंग जो है, मानिए अगर ओल्ड में भी है, तो कैपिटल गेन से आय पर क्या रूल बनते हैं, और अब जो प्रपोज चेंजेस हैं उसको भी लेकर बताइएगा कि कैपिटल गेन से अगर आय बनती है और 12 लाख तक अगर बनती है तो क्या प्रावधान है, 12 लाख से ऊपर बनने पर क्या प्रावधान?
अगर कैपिटल गेन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर से या इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है उससे हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 1,25,000 का जो छूट मिलता है, वो आपको न्यू टैक्सेशन रिजिम में भी मिलेगा, ओल्ड में भी मिलेगा, और उसके ऊपर वाला जितना भी आपका इनकम रहेगा, उस इनकम पे आपको 12.5% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 12 लाख रुपए तक बोल रहे हैं टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन वहां पे 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उसमें 87A का एक रिबेट है, वो रिबेट मिलता है, और वो रिबेट के थ्रू टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन वहां पे क्लियरली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये बोला है कि वो रिबेट आपकी स्पेशल इनकम के सामने नहीं मिलेगा। तो स्पेशल इनकम के सामने नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपको कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसपे 12.5% टैक्स लगता है, वो एक स्पेशल इनकम होती है, तो उसके सामने आपको इस रिबेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है जो शेयर मार्केट से है, तो उसपे भी आपको इस रिबेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको प्रॉपर्टीज के सामने होता है, आपने प्रॉपर्टी सेल की है, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो वो भी स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है। या फिर आपकी जो विनिंग की इनकम है, लॉटरी की इनकम है, क्रिप्टो करेंसी से अगर आपको कोई इनकम हुई है, तो ये सब इनकम है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। और ये स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने ये 12 लाख तक की लिमिट में इन्होंने बोला है टैक्स नहीं लगेगा, ये इनकम उसमें नहीं आएगी फॉर द पर्पस ऑफ द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो स्पेशल इनकम के केस में आप नया टैक्सेशन रिजिम में जाइए या आप पुराने टैक्सेशन रिजिम में जाइए, उसमें आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ये हमें क्लियर हुआ कि आखिरकार कैपिटल गेन होने पर न्यू टैक्स रिजीम में आफ्टर चेंजेस और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको किस तरीके के फायदे मिल सकते हैं। एक सवाल जो हमारे पास बहुत ज़्यादा आया है संदीप, वो ये है कि एग्जेम्पशन तो 12 लाख या सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए 12,75,000 है, सैलरीड जो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ देते हैं उसके साथ। अब इसके ऊपर किसी के 12,85,000 की अगर बनती है आय, तो उस केस में टैक्स एग्जेम्पशन कितना होगा, या फिर पूरी आय पर टैक्स लग जाएगा? तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है, एक एफएक्यू भी रिलीज हुआ था इसके बारे में, बिकॉज ये जो डाउट है ये बहुत सारे टैक्स पेयर्स को था। तो 87A का जो रिबेट है वो इस केस में अवेलेबल होगा। आपके जो एग्जाम्पल है उसमें 12,85,000 का इनकम है और 12,75 अज्यूमिंग वो सैलरीड इंडिविजुअल है, वो कवर हो जाएगा एज नॉन टैक्सेबल। सो अगर हम देखें तो मात्र 10,000 रुपए हैं जो टैक्सेबल इन सम सेंस होने चाहिए, लेकिन बिकॉज इनकम 12,85 है, हम अगर उसे स्लैब रेट से कैलकुलेट करेंगे तो उसमें पूरे इनकम टैक्स आएगी लगभग 60,000 रुपए, जो कि हमारी आय से ही ज्यादा है। आय जो हम बात कर रहे हैं वो है 1285 माइनस 1275, सो 10,000 रुपए। सो इस केस में रिबेट आएगा, और जो रिबेट है वो 10,000 रुपए पूरे एज टैक्स पेबल होंगे, और उस पर हमें 4% सेस पे करना पड़ेगा। तो इस केस में जो टैक्स है वो पे होगा 10,000 प्लस 4% सेस। सो ये मिलाकर 10,400 रुपए इनकम टैक्स पेबल होगा, और बाकी इनकम जो है वो मार्जिनल रिलीफ के अंडर में उसको वो बेनिफिट मिलेगा टैक्स पेयर को। ओके, तो जो मार्जिन रिलीफ का प्रावधान है वो आपकी 12,85,000 तक की सैलरी पर होगा अप्लाई, जैसा संदीप ने बताया है। एक सवाल और जो इस बार इस बजट में जिसको शुरू किया गया वो एनपीएस वात्सल्य पर टैक्स छूट को शुरू किया गया। भवन लोगों का ये पूछना है कि एनपीएस वात्सल्य पर जो ये टैक्स छूट मिल रही है कौन से रिजीम में मिल रही है। अब अगर किसी के माता पिता उनका एनपीएस अकाउंट भी है, बच्चे का एनपीएस अकाउंट भी खुला है, तो क्या एक कंबाइंड छूट है, एक ही बार छूट ले सकते हैं, दोनों अलग अलग छूट ले सकते हैं? तो 80CC-D 1B के तहत ये 50,000 की छूट कैसे ली जाए? और ये सवाल, सॉरी, ये सूरज जाटवानी जी का है सवाल जो हमारे पास एक्स पर आया है। अच्छा, तो एनपीएस की अगर बात करेंगे तो एनपीएस में पहले कैसा था कि आपका खुद का कंट्रीब्यूशन आपके खुद के लिए होना चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम में तो आपको छूट मिलती थी। इसमें सैलरी एम्प्लॉय को भी मिलती है, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिलती है। उसमें कुछ लिमिट है कि सैलरी एम्प्लॉय जो उसमें कंट्रीब्यूशन करता है, तो उस कंट्रीब्यूशन में जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है और उसका 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर होता है, उतने का छूट मिलता है। उसके साथ साथ में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो सेल्फ एम्प्लॉय के केस में भी आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डालोगे, आपको छूट मिलेगी। उसमें आपकी ग्रॉस टोटल इनकम के 20% से ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, तो उतना छूट मिलता है। एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज ये आती है कि जब आप खुद का कंट्रीब्यूशन करते हो तो खुद का कंट्रीब्यूशन आपके 80 CCE की लिमिट में भी आ जाता है। बिकॉज 80 CCE की एक लिमिट है 1,50,000 की, उसमें ये बोला हुआ है 80C, 80 CCC
एंड ATCCD1, ये तीनों मिला के आपका 1,50,000 से ज्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो 1,50,000 से ज्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा ATC, ATCCC और ATCCD1 मिला के। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आती है 50,000 की, जो कि ATCCD1B में है। और ATCCD1B जो है वो आपको ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में ही आपको मिलता है। और जब ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में आपको ATCCD1B मिलता है, तो उस 1B में क्या है ना कि आपको 50,000 का डिडक्शन आप ले सकते हैं। उसमें पहले क्या था, आप खुद के लिए कंट्रीब्यूशन करोगे तो ही मिलेगा, लेकिन अभी उन्होंने इस बार से चेंज करके उन्होंने ये किया है कि आप अपने माइनर चाइल्ड के लिए भी अगर आप वात्सल्य में कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वहां पे आप 50,000 ले सकते हैं। लेकिन स्वाति, यहाँ पे 50,000 बच्चों के लिए अलग से नहीं दिया। अगर मैं मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए मिला के अगर कंट्रीब्यूशन करूंगा तो टोटल जो छूट है वो 50,000 की ही मुझे मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये पॉइंट ज़रूर हमने आपके ज़रिए क्लियर किया। जैसे पीपीएफ अकाउंट, आप अपने बच्चों का पीपीएफ अकाउंट भी खोलते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप 1.5 लाख रुपए दोनों का आप फ़ायदा ले पाते हैं। आपको बिल्कुल मिलाकर 1.5 लाख का ही फ़ायदा मिलता है अंडर एटीसी। बिल्कुल कुछ यही एनपीएस वात्सल्य में भी रखा गया है। इन टोटल 50,000 का फ़ायदा आपको मिलेगा, जैसा भंवर ने बताया। अब संदीप, हमारे एक और सोशल मीडिया साइट एक्स पर सवाल आया है बीजू जी का। वो कह रहे हैं कि ओल्ड से न्यू टैक्स रिजीम ये शिफ्ट कब कर सकते हैं? एक सैलरीड के लिए क्या नियम होते हैं, और जिनका मानिए बिजनेस है, प्रोफेशनल्स है, उनके लिए क्या नियम है? कितनी बार कोई शिफ्ट हो सकता है बिटवीन टैक्स रिजीम्स? देखिए, ये तो हम ईयर ऑन ईयर डिसाइड कर सकते हैं। और लास्ट ईयर से ये प्रावधान लाया गया था कि बाय डिफॉल्ट न्यू स्कीम को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द टैक्स पेयर, अनलेस वो टैक्स पेयर चाहता है कि वो ओल्ड रेजिम में रहना चाहता है। देन वो अगर सैलरीड है तो वो अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर सकता है। बट जिनकी बिजनेस इनकम है उनको ये छूट नहीं दी गई थी। वो एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या उन्हें ओल्ड रेजिम में रहना है या न्यू रेजिम में रहना है। एक से दो बार ये चेंज करने के बाद ये वो डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या वो स्विच कर सकते हैं बिटवीन द न्यू रेजिम एंड द ओल्ड रेजिम। सो सैलरीड एम्प्लॉयज को ये फ्लेक्सिबिलिटी है, बल्कि जिसके पास बिजनेस इनकम है उनके पास ये एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है फॉर स्विचिंग बिटवीन द ओल्ड रेजिम एंड द न्यू रेजिम। बिल्कुल, और हमने इनफैक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर यही मांग वित्त मंत्री जी से की थी कि जो जिनका बिजनेस से इनकम है उनको भी ये फ्रीडम मिलनी चाहिए कि आप हर साल हर वित्त वर्ष में अपना टैक्स रिजीम चेंज कर पाए। लेकिन फिलहाल उस मोर्चे पर कोई बदलाव नहीं है। सैलरीड है तो हर फाइनेंशियल ईयर बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम है, बट स्विच कर सकते हैं बिटवीन टू रिजीम्स। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी ये टैक्स हेल्पलाइन जारी रहेगी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपके लेकर आए हैं टैक्स हेल्पलाइन। बजट के बाद टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे आज के एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पर ढेरों सवाल आए हैं, ईमेल के जरिए ढेरों सवाल आए हैं। कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट भंवर बुराना है, साथ ही नांगिया एंडरसन से संदीप झुंझुनवाला भी है। भंवर, इंस्टाग्राम पे हमारे हैंडल पर मनन चंडोक साहब ने सवाल पूछा है, अगर सैलरी है 24 लाख, जो कि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से हाईएस्ट स्लैब में आती है, लेकिन डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हैं। 80C हो गई, 80D हो गया, 80CCD1, जो पॉसिबल जितनी भी डिडक्शंस होती हैं। तो इनके लिए, इनके सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से नया टैक्स रिजीम सही रहेगा या ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहना बेहतर है? नहीं, यहाँ पे इनके डिडक्शन में अगर आप 80C की बात करेंगे या 80CCD1 की बात करेंगे या 80CCD1B की बात करेंगे, सिर्फ इतना ही डिडक्शन है, तो उस पर्टिकुलर केस में उनके लिए 2025-26 से तो न्यू स्लैब रेट है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज न्यू स्लैब रेट में आज की डेट में बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। जहां पे आप देखेंगे तो 1,10,000 का टैक्स बेनिफिट है वो उनको दिया है अगर उनकी इनकम 24 लाख तक है। तो न्यू स्लैब रेट है वो बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उनका HRA है या लीव ट्रेवल कंसेशन है, अगर वैसे बेनिफिट्स उनके पास में वो ज्यादा है तो वो हमको केस टू केस बेसिस पे सेलेक्ट करने के बाद ही हम उसका आंसर कर सकते हैं। बट अभी जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है उसके हिसाब से उनके लिए न्यू टैक्स स्लैब रेट है और न्यू टैक्सेशन रिजीम है वो ज्यादा बेनिफिशियल दिख रहा है। आपका लग रहा है 24 लाख पर 30% जो नया टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से टैक्स। तो यहाँ पर जैसा बता रहे हैं भंवर
कि आपके लिए बेटर हो सकता है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको शायद यहाँ पर ज़्यादा फायदा हो। ओके, सवाल एक और इंस्टा से ही हमारे पास नितेश जी का पूछ रहे हैं। संदीप जी, आप प्लीज़ इसको एड्रेस कीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर इनकम है, जो सैलरी मिल रही है 6 लाख है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसके ऊपर 5 लाख बन रहा है, तो टोटल मतलब उनके पास 11 लाख रुपए आ रहे हैं। तो टैक्स न्यू रिजीम के हिसाब से किस पे कितना बनेगा, क्योंकि कैपिटल गेन भी है और सैलरी से आय भी मिल रही है। तो देखिए, इसमें 6 लाख की जो सैलरी इनकम है वो तो रिबेट में फुल्ली कवर हो जाएगी। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इनका 5 लाख रुपए का, उस पे 87A रिबेट नहीं मिलेगा। जो हमारे प्रस्तावित संशोधन है 2025 के फाइनेंस बिल में, वो क्लियर करते हैं कि 87A रिबेट जो है वो सिर्फ सैलरी इनकम और पेंशन रिलेटेड इनकम पर ही मिलेगा। तो इनको 5 लाख रुपए की जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से जो न्यू कैपिटल गेन्स जो नए हमारी जो स्लैब रेट्स हैं उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख के ऊपर इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। सो वो बेनिफिट इन्हें नहीं मिलेगा। हालांकि इनकी 6 + 5 11 लाख की टोटल इनकम है जो 12 से कम है, पर 5 लाख की जो इनकम है वो 87A में कवर नहीं होंगी और उनके ऊपर इन्हें स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो कैपिटल गेन्स का ट्रीटमेंट अलग होगा और सैलरी जो है उस पर हम एक अलग ट्रीटमेंट देखेंगे। ऑल राइट, अगला सवाल केसी कौशिक जी ने हमें ईमेल के जरिए भेजा है। भंवर, मैं चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब दें। पेंशनर्स और सैलरीड, इनका क्या जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो समान होगा? जैसे कौशिक साहब पूछ रहे हैं 12 लाख की इनकम है जिसमें म्यूचुअल फंड और शेयर से भी आय शामिल है, तो पूरे सैलरी पर कैसे टैक्स लगेगा? समवॉट सिमिलर टू व्हाट जस्ट नितेश आस्क्ड, लेकिन ये पेंशनर है। अब पेंशनर्स की 12 लाख की आय पर सैलरी की तरह क्या ट्रीटमेंट लिया जाएगा, टैक्स ट्रीटमेंट? यस, तो जिनको पेंशन मिलती है उनकी भी इनकम टैक्सेबल होती है सैलरी हेड में ही, तो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होती है। और जो 75,000 का आपको डिडक्शन मिलता है जो कि सेक्शन 16 में मिलता है, तो वो डिडक्शन आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ-साथ में जैसे आपकी कैपिटल गेन की जो आय रहेगी, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कैपिटल गेन में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पे टैक्स लगेगा ही लगेगा 12.5%, उस पे आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। एंड उसके साथ-साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एक चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ अगर शेयर मार्केट वाला है, जो 20% वाला है, उस पे आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका होता है, उस पे आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि बाकी वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है, 115 बीएसी में जाएगा, और जब 115 बीएसी में जा रहा है तो उस पे आपको 87A का रिबेट है वो मिल जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। तो सैलरी वाला है उस पे बेनिफिट मिलेगा आपको 87A का रिबेट का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका म्यूचुअल फंड से है, इक्विटी ओरिएंटेड वाला या फिर इक्विटी शेयर से, तो 1,25,000 का बेनिफिट है वो आपको मिलता रहेगा। बट 1,25,000 के ऊपर वाला जितना भी आपकी आय रहेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, उस पे आपको 12.5% है वो टैक्स भरना पड़ेगा। 12 लाख जो बोल रहे हैं कि टैक्स नहीं लगेगा, उसमें वो 87A का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने नहीं मिलेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शेयर मार्केट से है उस पे नहीं मिलेगा। बाकी वाला कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पे आपको मिल जाएगा। स्वाति। ओके, तो ये काफी सवाल हमारे पास आए हैं आज, जिनकी इनकम है, मिक्स्ड इनकम है, सैलरी से भी इनकम मिल रही है, कैपिटल गेन भी हो रहा है, ऐसे काफी सवाल हमारे पास आए। लेकिन क्योंकि समय सीमित है, हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की, और संदीप और भंवर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पर हम तमाम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे, आपके अभी भी अगर टैक्स से जुड़े हुए सवाल हैं, हमारा ईमेल आईडी है जो आप लगातार टीवी पर देख सकते हैं, moniguru@zbiz.com। इस पर आप अपने टैक्स से जुड़े हुए सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देंगे। हम एक बार फिर आपके लिए टैक्स हेल्पलाइन लेकर आएंगे, और जो भी सवाल छूट गए हैं या जो नए सवाल आएंगे, सभी सवाल हम अपने अगले शो में जरूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन भंवर एंड संदीप फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस शो। मनी गुरु में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।